नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज आपके लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कंटेंट का नाम है जनसंख्या की अवधारणा और यह एमएड थर्ड सेमेस्टर शिक्षा में अनुसंधान, आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन के कार्यकुलम में शामिल है। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की अवधारणा, सबसे पहले हम जनसंख्या को परिभाषित करें। जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या एक विशेष गुणों वाले लोगों का एक पूरा समूह होता है, समग्र। और प्रतिदर्श कहें तो प्रतिवर्ष उसका उपसमूह होता है। यानी जनसंख्या को यदि हम परिभाषित करें तो बहुत सीधे सरल शब्दों में हम अपने अनुसार कर सकते हैं कि जनसंख्या एक सामूहिक रूप से किसी भूभाग या क्षेत्र में रहने वाले विशेष गुणों अथवा प्रकृति के लोगों का एक समूह होता है। जनसंख्या क्या होती है? सामूहिक रूप से किसी भूभाग या क्षेत्र में रहने वाले विशेष गुणों प्रकृति के लोगों का एक समूह होता है। इतना तो स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रतिदर्श जनसंख्या क्या है। प्रतिदर्श जनसंख्या का वह रूप होता है जो समष्टि का प्रतिनिधित्व कर सके, अर्थात प्रतिदर्श जनसंख्या पूर्ण जनसंख्या का उपसमूह होता है जो पूर्ण के अंश रूप को प्रस्तुत करे, प्रेजेंट कर सके। ये भी स्पष्ट हो गया होगा। यानी जनसंख्या का वह रूप, वह अंश, वह भाग, वह उपसमूह जो उस जनसंख्या का यानी समष्टि का प्रतिनिधित्व कर सके, उसे हम प्रतिदर्श जनसंख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या करते हैं। अनुसंधान में हम करते हैं। अगला है हमारा बिंदु जनगणना विधि। जनगणना विधि क्या होता है कि सांख्यिकीय विषय से संबंधित कुल मदों का अध्ययन जनगणना विधि के अंतर्गत आता है। कुल मद माने तमाम प्रकार के मद होते हैं, तमाम विशेषताएं पूरी जनसंख्या को हम देखेंगे तो इसलिए कुल मदों का अध्ययन यानी समष्टि के कुल मदों का अध्ययन जनगणना विधि के अंतर्गत आता है। यानी संबंधित सभी मदों का जो आवश्यक हो हमारे अध्ययन में उसका अध्ययन किया जाता है। ये जनगणना विधि है। यदि किसी मद को अध्ययन में छोड़ दिया जाए और उसे तो हम क्या कहेंगे? जनगणना विधि नहीं कहेंगे। जैसे किसी विद्यालय के छात्रों का किसी विषयगत अध्ययन करना हो, किसी विषय के अंतर्गत अध्ययन करना हो तो उस विषय के सभी छात्रों का शामिल किया जाना आवश्यक है। और जब सभी को शामिल किया जाएगा तो वह जनगणना विधि द्वारा अध्ययन समझा जाएगा, माना जाएगा, कहा जाएगा। और स्पष्ट करना हो तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जब अध्ययन में किसी मद एवं संबंधित किसी भी संख्या को छोड़ दें तो वह जनगणना विधि नहीं कही जा सकती। क्या हो जाएगा? वो जनगणना विधि नहीं कही जा सकती। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि किसी विषय पर अध्ययन करना है तो यदि हम अपने अध्ययन में उस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को शामिल करके अध्ययन करते हैं तो वो जनगणना विधि कहलाती है। और यदि हम उसी विषय का अध्ययन करना लेकिन कुछ चुने हुए बालकों के साथ हम अध्ययन करेंगे तो वह जनगणना विधि नहीं कहा जाएगा। तब तो वो समष्टि का व्यष्टि यानी कि वो प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श जनगणना हो जाएगी, विधि कहलाएगी। अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या के प्रकार। जनसंख्या जैसा कि मैंने परिभाषित किया, किसी निश्चित भूभाग या क्षेत्र में किसी विशेष गुणों वाले या प्रकृति वाले लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। और उस जनसंख्या को हम अनुसंधान में 6 भागों में बांटते हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं आपको देखना है। पहला है समजातीय जनसंख्या,
यानी जब, इसको हम कहेंगे, जब कोई गुण या विशेषता संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि की प्रत्येक इकाई में समान रूप से वितरित होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम इस जनसंख्या को समजातीय जनसंख्या कहेंगे। स्पष्ट हो गया होगा। जब कोई गुण या विशेषता संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि में की प्रत्येक इकाई में, यानी सब में, जैसे स्कूल में सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे ऐसी जनसंख्या को हम समजातीय जनसंख्या कहेंगे। दूसरा है विषम जातीय जनसंख्या। विषम जातीय माने जब कोई गुण या विशेषता संपूर्ण जनसंख्या में इकाई के रूप में समान रूप से ना दिखाई दे रहे हो, बटी हुई हो, तो ऐसी जनसंख्या को विषम जातीय जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है और उसमें हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, हर विधि संकाय के लोग हैं, तो सबको हम क्या कहेंगे? विषम जातीय जनसंख्या कह सकेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी समानता, विशेषता अलग अलग है। इसी को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तीसरा हमारा वास्तविक जनसंख्या। वास्तविक जनसंख्या माने रियल पॉपुलेशन। जब किसी जनसंख्या या समष्टि, या संपूर्ण को समष्टि, समग्र की सभी घटक इकाई वास्तविक होती है और उनका भौतिक अस्तित्व होता है, तो ऐसी जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या कहलाती है। वास्तविक जनसंख्या माने फिजिकली जो जिनसे व्यवहार कर सकेंगे अनुसंधान में, ऐसा प्रयोग, ऐसी जनसंख्या को हम वास्तविक जनसंख्या कहते हैं। परिकल्पनात्मक जनसंख्या। परिकल्पना माने होता है समस्या का संभावित हल खोजने के लिए जनसंख्या के साथ हम काल्पनिक व्यवहार करते हैं। जैसे किसी कंपनी द्वारा प्रोडक्ट कितना बिका है, कितना बिक जाएगा, आदि आदि का जो अनुमान लगाना है, जो या कोई ग्रोथ रुक गई है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा, तो कैसे निकले उसका अनुमान लगाना, परिकल्पना करना, समस्या का हल खोजना, ये समस्यात्मक होता है। तो समस्यात्मक जनसंख्या हम उससे कहते हैं जैसे जब किसी जनसंख्या या समष्टि के सभी घटक इकाइयों का कोई भौतिक अस्तित्व न हो, तो कल्पनाओं में से हो गया, तो केवल उनके अस्तित्व की कल्पना कर ली जाती है, तो ऐसी जनसंख्या को हम परिकल्पनात्मक जनसंख्या कहते हैं। पांचवा बिंदु हमारा है लक्षित जनसंख्या। लक्षित जनसंख्या अर्थात लक्षित जनसंख्या उस व्यक्तियों या वस्तुओं के संपूर्ण समूह को प्रदर्शित करती है या संदर्भित करती है जिन पर शोधकर्ता को निष्कर्ष निकालना होता है। इसे हम सैद्धांतिक जनसंख्या भी कहते हैं। जैसे यदि मोदी का प्लान देखा जाए तो उसमें लिखा रहता है कि कितने घरों में हम बिजली पहुंचाएंगे, इतने टारगेट दे दिया गया है, कितने घरों को हम पानी से जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या हम गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे। यानी ऐसे कहने का मतलब है जो लक्षित जनसंख्या वह जनसंख्या है जिस पर हमें अनुसंधान के बाद कार्य रूप में उसको प्रणीत करना है, उसको वास्तविकता तक पहुंचाना है, उसे ही हम लक्षित जनसंख्या कहते हैं, टारगेट पॉपुलेशन। लक्षित जनसंख्या में आमतौर पर अलग अलग विशेषताएं होती हैं और इसे सैद्धांतिक जनसंख्या भी हम कहते हैं। अभिगम्य जनसंख्या, जिसे अध्ययन जनसंख्या कहते हैं, अभिगम्य जिसको हम अध्ययन जनसंख्या कहते हैं। अध्ययन जनसंख्या क्या होती है? यह वह जनसंख्या होती है जिसमें अनुसंधान के लिए शोधकर्ता अपने निष्कर्ष लागू करता है। ठीक, यानी निष्कर्ष निकाल दिया और अब उसको लागू करना है, कार्य प्रणीत करना है। यह जनसंख्या लक्ष्य आबादी का एक उप समूह होता है। यानी टोटल जो लक्ष्य है वो उस जनसंख्या का समूह बन जाता है, उप समूह, और इसे हम अभिगम्य जनसंख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। और यदि अध्ययनकर्ता अनुसंधान में इसी जनसंख्या से शोधकर्ता अपना क्या करता है, प्रतिदर्श या सैंपल नमूना लेता है। ये आपका हो गया अभिगम्य जनसंख्या। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या विधि जो है वो कहाँ उपयोगी है, कहाँ उपयुक्त रहेगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो जिसके मदों में विभिन्नता, इसमें कहा गया है कि जनसंख्या विधि इन अनुसंधानों में उपयुक्त रहती है जिनके मदों में विभिन्नता, यानी वह क्षेत्र जहाँ पे डिफरेंट जो मद हों, जो नंबर्स हों, जो दिशाएं हैं, धाराएं हैं, गुण हैं, उसी को हम एक गुण को एक मद के नाम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो विभिन्न मद जहाँ हो, जिस अनुसंधान में मदों की संख्या बहुत अधिक हो, तभी तो हमको मिल मिल करके जनसंख्या विधि के द्वारा समग्र का अध्ययन किया करके निष्कर्ष निकालना आवश्यक हो जाएगा। अनुसंधान क्षेत्र जहाँ सीमित हो, यानी बड़े क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं है, तो हम अनुसंधान क्षेत्र जो जहाँ सीमित है, जहाँ एक ही द्वीप है, जहाँ एक ही जिला है, जहाँ एक ही विद्यालय है, जहाँ एक ही ब्रांच है, तो हम उसको क्या करते हैं, अनुसंधान में क्षेत्र में हम विधिवत जनसंख्या विधि या जनगणना विधि का हम उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जिस जनसंख्या छप गया है इसमें जनगणना होना चाहिए। जहाँ शुद्धता व विश्वसनीयता बहुत जरूरी हो, यानी प्रत्येक पर्टिकुलर हर पर्सन से मिल करके हम उसका अध्ययन करेंगे तो शुद्ध और विश्वसनीय हो जाएगा हमारा अनुसंधान, उसका परिणाम वास्तविक हो जाएगा, लागू करने लायक रहेगा, उसमें कोई त्रुटियों की संभावना न के बराबर होगी। अगला बिंदु है जिस अनुसंधान में गहन अध्ययन करना हो। गहन अध्ययन करना हो तो चूँकि सीमित साधन है, सीमित क्षेत्र है, सीमित जनसंख्या है और मदों की संख्या भी अधिक है, फिर भी हम शुद्ध और विश्वसनीयता के साथ अनुसंधान का गंभीर अध्ययन, गहन अध्ययन कर सकेंगे। तो वही क्षेत्र में ये जनगणना विधि उपयुक्त होती है। जनसंख्या को जनगणना आप समझिएगा। नेक्स्ट है जनगणना विधि की उपयुक्तता। सॉरी, वो तो हमने बता दिया। जनसंख्या विधि के गुण या विशेषता। ठीक, जनसंख्या विधि, यहाँ पे भी जनगणना पढ़ेंगे हम, गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया टाइप में। तो इस विधि द्वारा हम संग्रहित आंकड़े अधिक शुद्ध कर पाते हैं, अधिक शुद्ध होते हैं, ये विशेषता है हमारी, क्योंकि हम पर्टिकुलर समष्टि का अध्ययन करते हैं। एक तरीके से देखा जाए जनगणना करना मैंने समष्टि का अध्ययन करना, किसी को छोड़ना नहीं है, अनुमान नहीं लगाना है। इसमें विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और प्रत्येक मदों के विषय में अनेक बातों पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके द्वारा विभिन्न मदों वाले अनुसंधान का अध्ययन किया जा सकता है। जनसंख्या विधि ऐसी सभी समस्याओं के लिए उपयोगी है जिसका अध्ययन प्रत्यक्ष संभव न हो। ठीक, जिसका अध्ययन प्रत्यक्ष संभव न हो, जैसे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि, इसका उदाहरण लिया जा सकता है। सार संक्षेप में देखें तो जनसंख्या क्या है, यदि हम परिभाषित करें तो इस प्रकार कर सकते हैं। जनसंख्या को सामूहिक रूप से किसी भूभाग या क्षेत्र में रहने वाले विशेष गुणों प्रकृति के लोगों का एक समूह होता है। और प्रतिदर्श जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या का वह रूप जो समष्टि का प्रतिनिधित्व कर सके, अर्थात प्रतिदर्श जनसंख्या पूर्ण जनसंख्या का उप समूह होता है जो पूर्ण को अंश के रूप में प्रस्तुत कर सके। गुड। जनगणना विधि क्या होती है, सांख्यिकीय विषय से संबंधित कुल मदों का अध्ययन जनगणना विधि के अंतर्गत आता है, यानी संबंधित सभी मदों का जो अध्ययन करना हो का अध्ययन किया जाता है वो जनगणना विधि कहलाता है। यदि किसी मद के अध्ययन को छोड़ दिया जाए, न जोड़ा जाए, तो वह जनगणना विधि नहीं कहा जा सकता है। जैसे किसी विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं जनगणना विधि से, तो उस विषय के समस्त छात्रों के साथ हमें व्यवहार रूप में अनुसंधान करना पड़ेगा। अगला बिंदु हमारा था जनसंख्या के प्रकार। जनसंख्या के प्रकार है समजातीय जनसंख्या, विषम जातीय जनसंख्या। ठीक, जिसमें गुण इकाई के रूप में सब समान हो समष्टि में, जो विषम हो जिसमें सब में अलग अलग गुण हो, मदों की संख्या अधिक हो जाती है, इसी को विषम जातीय हो जाएगा। और वास्तविक जनसंख्या जो एक्चुअल में जो रियल पॉपुलेशन हो उसे हम वास्तविक जनसंख्या कहते हैं, जो किसी निश्चित भूभाग में समष्टि की सभी घटक इकाइयों में वास्तविक रूप से हो, भौतिक रूप से उसका अस्तित्व हो। परिकल्पनात्मक जनसंख्या, जैसे हमने क्या किया, सभी घटक का कोई भौतिक अस्तित्व न हो और उनको कल्पना के आधार पर हम अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करें, उस अध्ययन को हम परिकल्पनात्मक जनसंख्या कहेंगे। लक्षित जनसंख्या, जिसे सैद्धांतिक जनसंख्या भी कहते हैं, अब शोधकर्ता निष्कर्षों के आधार पर जिसे लागू करता है, करने का प्रयास करता है, उसमें रुचि रखता है सामान्य बनाने के लिए, तो उसे हम लक्षित जनसंख्या कहते हैं। अगला है अभिगम में मानिए, यानी कि अध्ययन जनसंख्या। ठीक,
अध्ययन जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जिस पर निष्कर्ष लागू करना है। जैसे हमने क्या किया, शोध कर लिया, निष्कर्ष निकाल लिया, निष्कर्ष को अब कार्य रूप में कराना है, तो उसी को हम निष्कर्ष जनसंख्या कहते हैं। अभिगम्य जनसंख्या, इन्हीं में से शोधकर्ता क्या करता है, अपने नमूने या सैंपल या प्रतिदर्श निकालता है। धन्यवाद।